हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त सम्राट पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने मार्च तक का कंप्लीट किया है। आज हम अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें अप्रैल का पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो अभी तक बने हुए हैं वो बेस्ट हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग उसे देख रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे या उसे ध्यान में रख रहे होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर है समसामयिक घटनाक्रम अप्रैल 2021, जो कि द हिंदू का ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप लोग, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। क्या है? ऑस्कर 2021 93वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई है। 2021 में 93वें ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। लॉस एंजल्स में, सबसे पहली बात, लॉस एंजल्स में हुआ है। 93वां पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अकादमी पुरस्कार समारोह भी कहते हैं इसको, अकादमी पुरस्कार समारोह कहते हैं, ऑस्कर पुरस्कार भी है। ठीक है, 25 अप्रैल 2021 को इसका आयोजन हुआ। पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना किसके द्वारा दिया जाता है भाई, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। 2021 ऑस्कर में 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और 21 की शुरुआत की फिल्मों को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अमेरिकी ड्रामा है नोमैडलैंड नाम है अमेरिकी। 3 पुरस्कार इसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीता नोमैडलैंड ने। क्लो झाओ है जिन्होंने की निर्देशन को नोमैडलैंड का निर्देशन किया है क्लो झाओ ने, को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला हुआ है, जिसके साथ वह इस खिताब को हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी महिला और इस पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई। दूसरी महिला है वैश्विक स्तर, लेकिन एशियाई पहली महिला है ये। ठीक है, भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया है, इरफान खान और भानु अथैया को। ठीक है, तो देख लेते हैं पुरस्कार किस श्रेणी में किसको मिला हुआ है। तो भाई देखिए, बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्या नाम था, क्लो झाओ, नोमैडलैंड के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर्स हैं फ्रैंकिस मैकडॉर्मैंड, नोमैडलैंड के हैं, उनको दिया गया। बेस्ट एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस, द फादर के लिए दिया गया। ठीक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस योन यू जुंग, मिनारी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डैनियल कलुया नाम है भाई, जुडास एंड द ब्लैक मेसिया के लिए दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रॉमिसिंग यंग वीमेन के लिए है। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले द फादर को। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनदर राउंड। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर सोल को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू, जुडास एंड द क्या है, जुडास एंड द ब्लैक मेसिया। ठीक है, आगे है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माई ऑक्टोपस टीचर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कोलेटे। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स के लिए मिला। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू। ओके, बेस्ट साउंड ऑफ मेटल। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन मांग को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मांग को। बेस्ट मेकअप एंड हेयर मारेनीज ब्लैक बॉटम। ठीक है, बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन मारेनी ब्लैक बॉटम, ध्यान रखना। बेस्ट मेकअप हेयर बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन के लिए। बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए साउंड ऑफ मेटल को। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स टेनेट जीन हर्शॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है टाइलर पेरी को। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है, इसे हमें ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं, WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत जो है 140वें रैंक पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप सूचकांक जारी किया, इसमें भारत को 140वां स्थान मिला। तो देख लेते हैं, 21 में 156 देशों को शामिल किया गया, इसमें भारत को 140वां स्थान मिला, 28 स्थान नीचे खिसक गया, ये भी याद रखना, मतलब 140 पहले, ठीक है। 2020 में 153 देशों में 112 स्थान पर था, पहले 2020 में यह 112वें स्थान पर था, जो कि 21 में आकर ये 140वें स्थान पर पहुंच गया, ठीक। आइसलैंड ने क्या किया है, 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, किसने, आइसलैंड ने, याद रखना। और रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे नीचे होगा, सबसे खराब प्रदर्शन वाला अफगानिस्तान है, मतलब 156वीं रैंक होगी इसकी। सबसे ऊपर 12वें बार लगातार फिनलैंड और आइसलैंड को मिला हुआ है, 140वां स्थान भारत को है, जो कि 2020 में 112वां स्थान था, ठीक। अब देख लेते हैं दक्षिण एशिया में क्या है। भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, याद रखना कि भारत जो है दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया, और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, भारत का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, ठीक। भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें स्थान पर है, नेपाल 106 पर है, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130 और श्रीलंका 116 नंबर पर है, पड़ोसी देश हैं ये। तो याद रखना, भारत से अच्छी स्थिति किसकी किसकी है, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, ठीक है, भूटान की भी है, और साथ में श्रीलंका की भी है। इसके बाद इसके पड़ोसी देशों में दो देशों की स्थिति खराब है, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से नीचे थे, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, ठीक है। शीर्ष 10 लैंगिक समानता वाले देश हैं, आइसलैंड सबसे पहले, फिनलैंड, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ध्यान रखना है तीनों का। न्यूजीलैंड चौथा, रवांडा पांचवा, स्वीडन छठा नंबर है, नामीबिया 7वें पर, 8वें पर लिथुआनिया, आयरलैंड 9वें पर, स्विट्जरलैंड है 10वें स्थान पर। शीर्ष 10 लैंगिक समानता वाले देश हैं। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है क्या, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, 2021 WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वार्षिक प्रकाशन का, याद रखना 15वां संस्करण है भाई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार कब जारी किया गया था, 2006 में। 2006 में 4 आयाम थे, 4 आयाम के साथ 2006 में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें जो 4 आयाम है कौन कौन से हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देश के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। अवसर है आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नेतृत्व, ठीक है, ये 4 आयाम है इसके। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई के 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बनी थी, ध्यान रखना। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आयोजित अपनी अप्रैल 2021 की नीति की समीक्षा बैठक में लगातार 5वीं बार प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण में आए उछाल के कारण अनिश्चितता के बीच नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने की संभावना है। इसमें प्रमुख निर्णय लिए गए, क्या क्या है। पॉलिसी रेपो रेट क्या होगा, 4% का, रिवर्स रेपो होगा 3.35, याद रखना। सीमांत स्थायी सुविधा दर है 4.25, बैंक दर 4.25, CRR 3% और SLR है 18% का, ठीक है। तो ये चीज़ है ध्यान रखने में। अब मौद्रिक नीति जो आरबीआई की है उसकी विशेषता, प्रमुख निर्णय क्या क्या है। 22 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.1% पर रहने का अनुमान है, याद रखना, ठीक है। आरबीआई ने भी समायोजित मौद्रिक नीति रुख को अपरिवर्तित रखा। इस बीच वित्त वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि 10.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई को जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत जी-सेक का 1 लाख करोड़ रुपए खरीदना भी है, इस समिति में ये भी है। फिर
एपेक्स बैंक ने केंद्र के तरीके साधन अग्रिम में 46% की वृद्धि की। वर्तमान सीमा 32,225 करोड़ रुपए है, इसे बढ़ाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है। पेमेंट बैंकों के लिए पे बैलेंस की अधिकतम सीमा को दोगुना कर दिया गया। दोगुना कर क्या पेमेंट बैंकों के लिए पे बैलेंस की अधिकतम सीमा को दोगुना करके 2 लाख रुपया कर दिया गया। याद रखना, पहले 1 था, अब 2 हो गया। 21-22 में नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चलन निधि सुविधा की घोषणा की गई। अब मौद्रिक नीति की संरचना कैसी है, अब इसके बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, श्री शक्तिकांत दास, ठीक है, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज पदेन सदस्य होते हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। उप गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक के, मौद्रिक नीति के वो इंचार्ज होते हैं, और पदेन सदस्य होते हैं, नाम है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी होते हैं, जो कि पदेन सदस्य डॉक्टर मृदुल सगर हैं। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर हैं, नाम है प्रोफेसर आशिमा गोयल। इसके अलावा अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के वित्त प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। तो ये इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, जो कि पदेन अध्यक्ष हैं, RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे है एक कृषि अर्थशास्त्री, नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं, नाम है डॉक्टर शशांक भिड़े। तो ये सभी हैं। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपकरण हैं, जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन कैसे? मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण साधन याद रखना, ये इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है रेपो दर। पहली चीज तो क्या है, ये फिक्स्ड ब्याज दर होता है, जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता समायोजित सुविधा LAF के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातों रात तरलता उधार ले सकता है। कौन? बैंक। ठीक है, RBI से लेता है। रिवर्स रेपो रेट दूसरा है, इसमें क्या है, यह भी फिक्स्ड है, जिस पर भारतीय रिजर्व क्या करता है, LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातों रात बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। RBI लेता है जब बैंकों से, तो रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट होता है जब बैंक RBI से लेते हैं। ठीक है, तीसरा है चलन निधि समायोजन सुविधा LAF। क्या है, यह रातों रात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रेपो नीलामियां हैं। रेपो शब्द इंटर बैंक टर्म, रेपो ध्यान रखना, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है। रेपो शब्द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है, या बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है। विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है। आगे है सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है कि MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता। बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं। इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है, तो सीमांत स्थायी सुविधा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चलन समायोजन सुविधा, ये सब क्या है, मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण साधन है। भाई ध्यान रखना सीमांत स्थायी सुविधा पे। अब फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची जारी हुई है। लगातार चौथे साल याद रखना जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान मिला हुआ। लगातार चौथी बार जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान मिला हुआ है फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में। ठीक है, Amazon.com इंक के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी है $84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ।
कब 100 स्थान है, भारत का सबसे अमीर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान है इनका, ठीक है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर सूची का 35वां संस्करण है, याद रखना है, 6 अप्रैल को जारी हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ 2755 अरबपति इसमें शामिल हुए। यह सूची 5 मार्च 2021 से स्टॉक की कीमतों विनिमय दरों का उपयोग करते हुए संपत्ति के आधार पर तैयार की गई है, तो हमें ये भी चीज इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 अरबपति हैं, इनके नाम देख लेते भाई कौन कौन है। तो देखिए, जेफ बेजोस हैं अमेजन के, इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स के, बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, मुकेश अंबानी हमारे 10वें नंबर पे जो कि भारत के सबसे अमीर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के $84 बिलियन के साथ, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड आया हुआ है 2021 में, 74वां संस्करण है, बाफ्टा अवार्ड 2021 है, तो बाफ्टा अवार्ड के 74वें संस्करण की घोषणा की गई। इसमें क्या है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, नाम पूरा याद रखना है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। इसमें बाफ्टा 2021 की शुरुआत सबसे राष्ट्रीय विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार 74वां संस्करण है। तो अधिकांश नामांकन देख लेते हैं। अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड के साथ है, ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा रॉक्स के साथ, ठीक है। अधिकांश पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है 4, याद रखना, ऑस्कर में 3 मिला हुआ है नोमैडलैंड को, ठीक है, सबसे ज़्यादा। बाफ्टा 2021 में विजेताओं की सूची है, देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड, निर्देशक हैं क्लोजहाउ नोमैडलैंड के, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस द फादर में एंथनी, ठीक है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड जो कि नोमैडलैंड में फर्न है, ठीक है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं डैनियल कालुया जुडास एंड द ब्लैक मसीहा में फ्रेड हैम्पटन। तो याद रखना लगभग सेम ऑस्कर के चल रहा है, ठीक है। फिर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हुई, यू जंग मिनारी में सुन जे। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रॉमिसिंग यंग वीमेन एमराल्ड फेनल, सबसे अनुकूलित स्क्रीन प्ले द फादर क्रिस्टोफर हैम्पटन और फ्लोरियन जेलर को मिला। सबसे लघु एनिमेशन द आउल एंड द पुसी कैट मोल हिल और लॉरा डन कॉफ, ठीक है। सबसे लघु फिल्म के बारे में बात करें तो द प्रेजेंट फराह नबुलिसी, सबसे एनिमेटेड फिल्म सोल पीट डॉक्टर और दाना मुर्रे, ठीक है। नाम याद रखना, लगभग ऑस्कर से मिलता जुलते हैं सब। आगे है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र, माई ऑक्टोपस टीचर, पिप्पा एर्ले, जेम्स रीड और क्रेग फोस्टर, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से इतर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनदर राउंड है, सबसे कास्टिंग रॉक्स लूसी पार्डी, सबसे छायांकन नोमैडलैंड जोशुआ जेम्स रिचर्ड्स, सबसे कॉस्ट्यूम डिजाइन माँ राइनी ब्लैक बॉटम, वही ऑस्कर में भी था कॉस्ट्यूम डिजाइन, ठीक है, याद रखना। सबसे संपादन साउंड एंड मेटल, याद रखना, ये भी उसमें वही थे, ऑस्कर में जो था वही यहाँ भी। सबसे मेकअप एंड हेयर में माँ राइनी की ब्लैक बॉटम, देखो यही है, सबसे मेकअप हेयर में भी माँ राइनी की ब्लैक बॉटम, मटकी ऑफ लैरी एम चेरी, सर्जियो लोपेज रिवेरा और मिया नील है, ठीक। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक सोल जॉन बैटिस्ट ट्रेंट रेजनोर एटिकस रॉस, सबसे उत्पादन डिजाइन मॉन्क, सबसे उत्पादन डिजाइन मांग का डोनाल्ड ग्राहम बर्ट और जन पास्कल है। आगे है बेस्ट साउंड साउंड ऑफ मेटल जैम बक्स, निकोलस बेकर, फिलिप ब्लाथ, कार्लोस कॉर्टेस, मिशेल कोटोलेंग। बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट टेनेट स्टॉक और फिशर, एंड्रयू जैक्सन, एंड्रयू लॉकरी। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वीमेन एमराल्ड फेनेल, बेन ब्राउनिंग, एशले फॉक्स और जोमी मैकनामारा। एक ब्रिटिश लेखक निर्देशक निर्माता द्वारा आउटस्टैंडिंग डेब्यू हिज हाउस रेमी वीक्स जो कि लेखक निर्देशक हैं, राइटिंग स्टार अवार्ड बक्की बकरे को दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई, केंद्रीय मंत्री
शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। पुरस्कार महिला सशक्तिकरण विषय पर, ध्यान रखना विषय है महिला सशक्तिकरण आधारित था। विजेताओं का चयन जो है 6 उप विषयों में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, याद रखना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दिया गया है। विजेताओं की सूची देख लें तो तमिलनाडु के सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से स्वीट्स सोना महिला उद्यमिता प्रशिक्षण ने महिला उद्यमिता उप विषय के तहत पुरस्कार जीता है तमिलनाडु के सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, क्या नाम है? स्वीट सोना महिला उद्यमिता प्रशिक्षण। आगे है तमिलनाडु के एक अन्य कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परित्राण ने सेल्फ डिफेंस की उप थीम के लिए पुरस्कार जीता। सेल्फ डिफेंस की उप थीम, ठीक ध्यान रखना। साक्षरता उप विषय के तहत किसको मिला भाई? तो प्रबंधन और उद्यमिता विकास संस्थान पुणे के भारतीय विद्यापीठ ने पुरस्कार जीता साक्षरता उप विषय पे। महिला स्वास्थ्य पे लीलावती पुरस्कार विट WIT महिला स्वास्थ्य संघ द्वारा वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से जीता गया। थियगाराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज के रेडियंट सीथा ने लीगल अवेयरनेस उप विषय लीगल अवेयरनेस के उप विषय में जीता। स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान उप विषय के तहत श्रीमती किशोरी ताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र ने पुरस्कार जीता है। तो लीलावती पुरस्कार की घोषणा हुई है, कुछ इस प्रकार सूची है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 उप विषयों में दिया गया है, भी याद रखना है। वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 प्रकाशित हुई। इसमें क्या है? इसमें है अकादमिक 2020 संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक विश्वविद्यालय का अकादमिक रैंकिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने भारत में सबसे उच्च शिक्षण संस्थान शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि कोलकाता विश्वविद्यालय प्रकाशित वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग के अनुसार देश में सबसे अच्छा संस्करण बन गया। कौन? कोलकाता विश्वविद्यालय। भारतीय संस्थान शीर्ष 100 की सूची में भी नहीं है। सबसे अच्छा उच्च शिक्षा संस्थान है IISc बेंगलुरु, जो कि 500 से 600 की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो सबसे संस्थान में देख लें भाई, रैंक फर्स्ट है हार्वर्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर, तीसरे पर कैम्ब्रिज है। ठीक है, भारत का जो है सबसे उच्च शिक्षण संस्थान है IISc, जो कि 501 से 600 की श्रेणी में शामिल है। ठीक, क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग सूची देखें, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, ठीक है, श्रेणी 2 है, 2 से 4, श्रेणी 2 से 4 कलकत्ता विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ये है क्या? वैश्विक विश्वविद्यालय का अकादमिक रैंकिंग जो है 2003 से ARWU पारदर्शी कर प्रणाली और वस्तुनिष्ठ तृतीय पक्ष डेटा के आधार पर विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है। इसे वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग के अग्रदूत और सबसे भरोसेमंद के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। भारत 49वें स्थान पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कौन जारी करता है, याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। इसी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। वैश्विक स्तर भारत को 49वां स्थान रखा गया। थाईलैंड के साथ अपनी रैंक साझा करता है भारत। ठीक है, यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध सस्ते होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर के लोग कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं। तो शीर्ष 5 देश हैं, कौन कौन से भाई? शीर्ष 5 में स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब US, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। ठीक है, स्वीडन, US, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग है उच्च श्रेणी में। सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक ने 120 देश शामिल किया, ध्यान रखना। वैश्विक GDP के 98% हैं ये। वैश्विक आबादी में 96% इनका योगदान होता है। समग्र सूचकांक स्कोर 4 मापदंडों पर आधारित, ये भी ध्यान रखना है। 120 देशों की सूची जारी की गई, जो कि 98% वैश्विक GDP, 96% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 मापदंड आधारित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है उपलब्धता, दूसरा है वहन योग्यता,
तीसरी प्रासंगिकता और चौथा है तत्परता श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक फेसबुक द्वारा कमीशन किया गया और द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित किया। कमीशन किया फेसबुक ने, विकसित किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। जलियांवाला बाग नरसंहार का 102 साल पूरा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 की घटना याद होगी। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की, उसमें लोगों ने एक सभा बुलाई थी और शांति सभा थी, जिस पर डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। ठीक है, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा कुछ 100 का था, जबकि हकीकत ये थी कि करीब हजारों लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो वो आंकड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अमृतसर नरसंहार के रूप में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई भाई, जिसने पूरे देश को एक ठहराव की ओर धकेल दिया था। जलियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक में बदल दिया गया। इस दिन हजारों लोग शहीद हुए पुरुषों महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते आते हैं, जो उस घातक दिन देश के लिए मारे गए थे। ठीक है, दिन का इतिहास क्या है? कार्यवाहक ब्रिगेडियर रहा है, 2 रहे हैं, डायर 2 हैं, एक माइकल डायर है, एक रेगनल्ड डायर है। ठीक है, तो उधम सिंह ने मारा भी था एक डायर को। तो हमें बताना आपको यही है कि उधम सिंह ने जिससे मारा था वो कौन डायर था। ठीक है, चलिए, तो रेगनल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दिया था। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी था। ठीक है, इसलिए ऐसा उसने किया था। उन्होंने सिख, गोरखा, बलूची, राजपूत से मिलाकर अपने 50 सैनिकों के निहत्थे पुरुषों महिलाओं पर गोली चलाने का आदेश दिया। परिणामी आंकड़े आपको स्तब्ध कर देंगे, क्योंकि 379 पुरुषों महिलाओं को किसी भी गलती के बिना मार दिया गया था और 1100 लोग घायल हुए थे। ठीक है, इसी के एवज में कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां भी लौटा दी थी। गांधी जी के बारे में देखेंगे, गांधी जी हैं। ठीक है, चलिए, विजडन अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को डिवीजन अलमनाक 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किए गए। 1971-2021 के बीच प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का चयन किया जाता है। 71 से याद रखना, 71 से। ठीक है, भारतीय कप्तान को 2010 के लिए पुरस्कार दिया गया। अब देख लें विजेताओं की सूची क्या है। भारत के कप्तान हैं विराट कोहली, जिनको विजडन अलमनाक 2010 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर 90 के दशक के लिए, कपिल देव को 80 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर के रूप में। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको? बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी हैं, इनको लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं किरान पोलार्ड, को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के लिए चुना गया। इस बीच जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डोमिनिक सिबली, जक क्रॉली और डैरेन स्टीवंस को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया। 2021 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो याद रखना, नाम है जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डोमिनिक सिबली, जक क्रॉली और डैरेन स्टीवंस। ठीक है, आगे देखते हैं। 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीते 14 पदक जीते हैं। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते हैं। तो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन है 13 से 18 अप्रैल के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? अलमाटी में। अलमाटी कहाँ भैया? कजाकिस्तान में है, याद रखना। तो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? अलमाटी, कजाकिस्तान में। आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण है, याद रखना, 34वां संस्करण भी है। भारत ने 14 पदक जीतकर
यहाँ पे तीसरा स्थान, भारत को तीसरा स्थान हासिल है, 14 पदक जीता। इसमें 5 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। ईरान, कजाकिस्तान जो कि 17 पदक प्राप्त करके सबसे ऊपर हो गए। ईरान और कजाकिस्तान सबसे ऊपर है जो कि 17 पदक पाए हैं। भारत ने 14 पदक जीता जो कि तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब भारत का पदक विजेता देख लें तो स्वर्ण पदक में रवि कुमार दहिया 57 किलो पुरुष फ्री स्टाइल, विनेश फोगाट 53 किलो महिला फ्री स्टाइल, अंशु मलिक 57 किलो महिला फ्री स्टाइल, सरिता मौर्य 59 किलो महिला फ्री स्टाइल, दिव्या काकरन है 72 किलो महिला फ्री स्टाइल में। रजत पदक की बात करें तो बजरंग पुनिया 65 किलो पुरुष फ्री स्टाइल, दीपक पुनिया है 86 किलो, साक्षी मलिक 65 किलो में। ठीक है, और भी हैं। कांस्य पदक भारत के लिए देख रहे हैं हम, करण मोर 70 किलो, नरसिंह यादव 79 किलो पुरुष फ्री स्टाइल, संजीत 92 किलो पुरुष फ्री स्टाइल, सत्यव्रत कादियान 92 किलो 97 किलो पुरुष फ्री स्टाइल, सीमा बिस्ला है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल, पूजा सिहाग 76 किलो महिला फ्री स्टाइल में इन सबको कांस्य पदक मिला हुआ है, तो याद रखना है। ठीक है, 5 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य पदक, भारत तीसरे नंबर पर है। एआरसी की व्यावहारिक समीक्षा के लिए आरबीआई ने किया समिति का गठन। एआरसी की व्यावसायिक समीक्षा के लिए, व्यावहारिक समीक्षा के लिए क्या है? वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने की 6 सदस्यीय, याद रखना भाई 6 सदस्यीय पैनल है। पैनल के अध्यक्ष की भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं सुदर्शन सेन ने की है। भाई पैनल 6 सदस्यीय पैनल बनाया गया, इसके अध्यक्ष रहे कौन? सुदर्शन सेन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अन्य सदस्य कौन कौन है। विशाखा मुले जो कार्यकारी निदेशक हैं आईसीआईसीआई बैंक के, पी एन प्रसाद हैं पूर्व उप प्रबंध निदेशक एसबीआई के हैं, रोहित प्रसाद हैं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमडीआई गुड़गांव, एडवाइजर दीवानजी हैं पार्टनर अर्नस्ट एंड यंग के, आर आनंद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये अन्य सदस्य हैं इसके। ठीक है, 5 सदस्य 1 अध्यक्ष। संदर्भित शर्त क्या रही है? एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी नियामक ढांचे की समीक्षा करना। पहली चीज, एआरसी पर लागू जो मौजूदा कानूनी नियामक ढांचा है उसकी समीक्षा करना था। एआरसी के प्रभावकारिता में सुधार के लिए उपाय की संस्तुति करना, एआरसी के व्यवसाय मॉडल की समीक्षा करना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 सहित तनावग्रस्त संपत्ति के समाधान में एआरसी की भूमिका का अध्ययन करना, प्रतिभूति प्राप्तियों की तरलता और व्यापार में सुविधा के लिए सुझाव देना। ठीक है, आगे भी है कि वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एआरसी को सक्षम करने के लिए उपयुक्त उपायों की संस्तुति करना। तो ये कुछ इसके प्रावधान है। ठीक है, 6 सदस्यीय पैनल है, याद रखना भाई। चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसमें क्या है कि मंत्रालय राज्य पंचायती का दिवस और शासन स्थानीय राष्ट्रीय दिवस राज्य पंचायत राष्ट्रीय में भारत है करता आयोजन अप्रैल 2010। ठीक है, अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस भी बोलते हैं, राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 अप्रैल से मनाया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज होगी। आगे है इतिहास क्या है भाई? 24 अप्रैल 93 को, याद रखना 24 अप्रैल 93 को पंचायती राज का संविधान 73वां संशोधन हुआ। अधिनियम 1992 के माध्यम से संस्थागतकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण आया जो इस दिन से प्रभावी हुआ है, 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। याद रखना, राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो दूसरा राज्य कौन सा था भैया? ये आपका प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग और वित्तीय करंट अफेयर क्या? एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई, इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया। किसको? एचडीएफसी बैंक को। अपने मूल्यांकन पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर कहा, एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यम के कारोबार में बदलाव ने इस पुरस्कार के लिए योग्य विजेता बनाया है। हांगकांग में स्थित
वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछले 12 महीनों प्रत्येक बाजार में कौन से बैंकों ने कोर बैंकिंग गतिविधि, मतलब ये क्या करता है कि पिछले 12 महीनों के आंकड़े को इकट्ठा करता है। उस समय उस पिछले 12 महीने में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एनपीसीआई के रुपए प्लेटफॉर्म पर एचपीसीआर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया। यह सबसे यूनिक कार्ड है जिस सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एचपीसीएल, जो फ्यूल रिटेल में अग्रणी भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क भी है, रुपए के साथ मिलकर बनाया गया। यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करे। मतलब कौन कौन है इसमें शामिल, तो याद रखना भाई, एचपीसीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रुपए के साथ मिलकर काम किया। ठीक है, आगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय 6 मंथ टू सितंबर 30, 2021। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता कौन है? आज एसबीआई ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से $1 बिलियन जुटाए। यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों को प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों को पूरा करने के लिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली छमाही में 7.2 लाख करोड़ रुपए 24 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का निर्णय लिया। यह उधार वित्त वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित सकल निर्गमन का 60.06% है। आगे है आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह पिछले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समय समय पर वित्तीय समावेशन सूचकांक को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित करेगा। एफआई इंडेक्स जो है ये कई मापदंडों पर आधारित होगा। देश में वित्तीय समावेशन व्यापक और गहरे होने की को प्रतिबिंबित करेगा। आरबीआई के नियामक विकास संबंधी नीतियों पर एक बयान में यह ऐसा कहा गया। ठीक है, चलिए और क्या है भाई, एक चीज भी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री सुभाष श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति आधार पर राज्य सरकार के शासित प्रदेशों के लिए वे एंड मीन्स एडवांस के लिए सीमा 225 करोड़ से बढ़ाकर 27,010 करोड़ बढ़ा दिया। यह 46% की वृद्धि को दर्शाता है। ये हमने पहले भी बता रखा ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब हमने ऊपर ही इन सब का जिक्र कर लिया है पहले भी, बहरहाल फिर भी देख लेते हैं एक बार इसको। ऑनलाइन भुगतान क्षेत्रों में एक प्रमुख कदम में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी की प्रत्यक्ष सदस्यता होने की अनुमति देने का निर्णय लिया। बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली आरटीजीएस और नेफ्ट में सदस्यता कुछ अपवादों के साथ जैसे निगमों को साफ करने और विकास वित्तीय संस्थानों को चुनने जैसी विशिष्ट संस्थाएं अब तक बैंकों तक सीमित थी। ठीक है, ये क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सभी भारत बिल भुगतान प्रणाली लेन देन व्यवसाय एनपीसीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया। किसने? एनपीसीआई ने सभी लेन देन को कहाँ किया है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड में स्थानांतरित किया। भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों अर्थात बैंकों और भुगतान एग्रीगेटर्स पर सभी लाइसेंस प्राप्त बिल प्रोसेसर को 1 अप्रैल 2021 से एनबीबीएल के तहत अपने बिलिंग लेन देन का लेखा जोखा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक क्या किया? इसने अपना नया क्या रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया। रिवॉर्ड 123 किसने बचत खाता लॉन्च किया अभी? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये क्या करेगा? ग्राहकों को भत्ता और पुरस्कार प्रदान करेगा। याद रखना, रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता विशेष रूप से बनाया गया है जो आपको डिजिटल रूप से बचत करने और लेन देन करने पर विभिन्न प्रकार के भत्तों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है। कंपनी का दावा है कि उसका नया शुरू किया गया बचत खाता पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के डिजिटल लेन देन पर सुनिश्चित पुरस्कार के साथ निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पीएनबी ने एक डिजिटल पहल शुरू की है। क्या नाम है? PNB@ease शुरू की, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को स्वयं ग्राहकों द्वारा शुरू अधिकृत किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहकों के एक पोर्टल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में
सक्षम करेगी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी से प्रभावित संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का इसके नेटवर्थ के न्यूनतम स्तर से कम होने, हाल के महीनों में रिडम्पशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी, ये भी जाते हैं, इनको हमने ऊपर बता रखा है। ठीक है, आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। याद रखना किसका बैंक लाइसेंस रद्द हुआ है, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। पर संपत्ति पर प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम 1961 प्रावधानों के अधीन DICGC ने से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा प्राप्त करने का हकदार भी है। चलिए आगे, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।